everyone. अगर आपने अभी ट्यून इन किया, let me quickly give you an overview कि हम क्या बात कर रहे हैं. मेरे साथ मौजूद हैं शब्बीर शाह. He is an advocate of the High Court, of the Supreme Court and the head of chambers. और हम बात कर रहे हैं sexual harassment at the workplace के बारे में. ख़वातीन की sexual harassment of course सबसे ज़्यादा क्योंकि होती है. So that's what we're talking about. और अभी before we got cut off हम डिस्कस कर रहे थे कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है. लेकिन शब्बीर इज होल्डिंग अ डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल लॉ है, जो 2010 में इट केम इनटू प्लेस. यस. और 2022 में अमेंडमेंट हुई है. ओके. मैं थोड़ा सा आपको पहले बता रहा था, पहले जो लाइव सेशन बिफोर इंटरप्शन, कि ये कानून 2010 में आया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट 2010. इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है. नई जो अमेंडमेंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा वो 2022 में आई है. और उन दोनों में वाज़ेह फर्क है. लेकिन सबसे पहले इसके सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करते हैं. ये कानून किसको प्रोटेक्ट करता है, इस कानून के तहत एम्प्लॉयर्स की बिलखसूस क्या जिम्मेदारियां हैं. उन्होंने वर्क प्लेस को बेसिकली ये टारगेट करता है ये कानून कि हर वर्क प्लेस सेफ एनवायरनमेंट हो. अच्छा, मैं बीच में सवाल पूछती हूँ. जरूर आप पूछें. जरूर. वर्क प्लेस तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं. एक बहुत बड़ा केस हम सबके सामने आया था सेक्सुअल हरासमेंट का, एंड उसमें वो केस इसलिए नहीं आई बिलीव फाइल हो सका, या क्योंकि वर्क जिस जगह पे वो हरासमेंट हुई थी एक खातून की, वो वर्क प्लेस नहीं बन रही थी क्योंकि वो किसी जगह पे नौकरी नहीं करती थी और वो सैलरी पे नहीं थी. उनका कोई एम्प्लॉयर या बॉस नहीं था. लेकिन वो दो लोग काम कर रहे थे एक जगह पे. वो किसी का घर था, वहां पे वो काम कर रहे थे, लेकिन वो काम था और वहां पे और भी लोग मौजूद थे. तो आई हर्ड कि हुआ ये कि भाई दिस डज नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी क्योंकि वो वर्क प्लेस नहीं है. तो अब मैं एक एक्टर हूँ, एक सिंगर हूँ. मैं क्योंकि किसी ऑफिस में नहीं जा रही काम करने, मेरा काम हो रहा है सेट्स पे, घरों में हम शूटिंग करते हैं. तो अगर मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो अपने शूटिंग के सेट पे और वो घर है, तो वो कैसे मैं उसको वर्क प्लेस प्रूव करूंगी? क्विक आंसर. हाँ. वर्क प्लेस होगी और आप यू वुड बी एबल टू फाइल चार्जेस इवन इट्स ऑफ. यस. एनी प्लेस अगर आप काम कर रहे हैं, यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबडी, कोई भी जगह वो वर्क प्लेस. दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स यू. अगर एक हम फुटबॉल के स्टेडियम में गाना गा रहे हैं, वो वर्क प्लेस है. वो भी वर्क प्लेस है. अच्छा, अगर मैं सड़क पे खड़े होके इंटरव्यू कर रही हूँ किसी का, वो मेरी वर्क प्लेस है. दैट इज आल्सो योर वर्क प्लेस. अमेजिंग. सो एनी प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, चाहे आपका किचन क्यों ना हो, वो वर्क प्लेस है. बिल्कुल सही है. गॉट इट. अच्छा, इसका क्विक आंसर तो ये है कि वो है, लेकिन देखते हैं कानून क्या कहता है. ओके. एम्प्लॉय की डेफिनेशन और वर्क प्लेस की डेफिनेशन नए कानून में changed है, and it has enhanced the scope of the act so as to include even those workplaces which were previously not covered under the act. Covered. So let us my see question was that valid. your information was correct, but let us see the lacunas जो कि पहले कानून में थे और नया कानून उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है. लकूना क्या होता है? लूपहोल्स. लूपहोल्स. सो एम्प्लॉय की डेफिनेशन देख लें आप. हाँ, ठीक है. Employee includes a regular, contractual, piece rate, gig, temporary, part-time, freelance employee, whether employed through express or implied contract, on daily, weekly, monthly, or even hourly basis. This is very important. Wow. That even hourly basis employees, they would be covered and shall include, and you would be surprised with this and pleasantly surprised. Hourly basis यानी कि for example अगर कोई किसी के घर कोई मालिश वाली आ रही है 1 घंटे के लिए, there is more to it. There is more. 1 घंटे की hourly basis पे employ हो रही है. There is more to it. There is more to it. And shall include a student, a performer, an artist, a sports person, an intern, trainee, a domestic worker, Amazing. a home-based worker. ये पहले नहीं था. ये पहले नहीं. ये पहले Or an नहीं apprentice, था.
or an apprentice, whether working for remuneration or not, whether working on a voluntary basis or otherwise. So, and one more thing. This is what a lawyer will pick. Employee includes. So this is not an exhaustive definition. Anything for if you are working. This is just by way of example. So what you should catch is employee includes but is not limited to the following. Amazing. And ये यहाँ पे लिखा है, मैं इस डॉक्यूमेंट की कॉपी पूरे डॉक्यूमेंट की I will The scope of the act by fulfilling the gaps which were previously not covered. So what had happened was that a lot of cases were filed, and then the high courts and the Supreme Courts, because they are only interpreting the law, they had pointed out that these are the lacunas in the law, and then these were fulfilled by this new amendment in the 2022 Act. एक सवाल है मेरा जी, वो केसेस जो उस वक्त नहीं फाइल हो सके या they weren't following and under that, they can be refiled? It's a very technical question, but they can be refiled अगर किसी केस पे उस वक्त के कानून के मुताबिक फैसला हो गया. That is a past and closed नहीं फैसला transaction. नहीं हुआ, it was left in the air. That is a past and closed transaction. But ये जो कानून है नया, इसमें लिखा हुआ है it comes into force on the date when it has come. अच्छा. इसकी retrospective application नहीं है. Right. So अगर कोई इंसान, कोई लड़की उसके साथ 10 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ है और वो अब फोरफ्रंट पे आके केस फाइल करे, is that possible? Yes, that's possible. That's possible. There's no time limit. There's no time limit. 20 साल पहले भी आपके पास चीज There's हो, no आप time अपनी limit. एविडेंस, आप अपनी स्टेटमेंट लेके आए और आप फाइल करें. In fact, this is a good point to mention one of the recent judgments of the Honorable Supreme Court. 2022 की judgment है, and the author is my Lord Justice Mansoor Ali Shah Sahab. He's a very, very progressive judge amongst many other colleagues that they are. Chief Justice Umar Ata Bandial Sahab is also part of the bench. And उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस कानून को डिफाइन किया है. वो ये कहते हैं कि हरासमेंट, इस कानून का मकसद क्या है? इस कानून का मकसद ये है टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट ए वर्क प्लेस, सो दैट, देखिए इन सेक्सुअल हरासमेंट को भी आप छोड़ दें, ये कानून आया क्यों? ये कानून इसलिए आया कि हर वर्क प्लेस पे हर किसी का ये राइट है कि वो समझा जाए उसको कि मुझे इक्वल सेक्सुअल हरासमेंट हो या हरासमेंट अदरवाइज, that will come within the ambit of the act. Okay. And that's, are you getting the point? So for example, अगर sexual harassment नहीं है, लेकिन अगर आप किसी खातून को verbally abuse कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो क्योंकि खातून है वो ये काम नहीं कर सकती. कई दफा आपने देखा होगा कि, और इस पे अभी तो नेटफ्लिक्स पे और वैसे भी मूवीज भी आ रही हैं कि प्रमोशन का टाइम आता है तो खवातीन को, बिकॉज कई दफा ये भी होता है कि मेन दे डेवलप गुड एसोसिएशन अमंगस्ट देमसेल्व्स, दे बिकम फ्रेंडली टू ईच अदर, देयर इज अ ब्रो कोड, सो देन प्रमोशंस जब आते हैं तो देन द मेन आर नॉट कंसीडर्ड, बिकॉज यू नो कई दफा लोग खानों पे साथ जाते हैं, हर तरह उनका टाइम मेरी इंडस्ट्री में होता है ये ब्रो कोड है, बहुत बड़ा, वो आपस में एक दूसरों की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो रही होती है, लड़कियों की नहीं हो रही होती. दैट इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. सो इस कानून का स्कोप जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट है उसने बहुत वाइड किया है, और उसमें ना सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को ये फील हो, और आपके प्लेटफॉर्म से मैं बता रहा हूं, किसी को भी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो खातून हो, एंड बिलखसूस खवातीन, क्योंकि दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू सच डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी ये फील हो कि उसकी वर्क प्लेस पे उसको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, उसको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, सच कि उनके आगे तरक्की में रुकावट डाली जा रही है, देयर इज अ वायलेशन ऑफ हर राइट और हिज राइट, एंड वो प्रोटेक्टेड है इस कानून से. हाउ डू दे प्रूव इट? इसमें पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, मैं आपको बताता हूँ. उससे पहले आपका एक सवाल था कि वर्क प्लेस क्या है. वर्क प्लेस क्या है हमने, लेकिन वो आपने पढ़ के सुना, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी, एम्प्लॉय की डेफिनेशन थी. वर्क प्लेस क्या है? वर्क प्लेस मीन्स द प्लेस ऑफ वर्क or any place where services are rendered or performed
by professionals including educational institution. This was also debated widely कि educational institution तो workplace नहीं है, लेकिन ये specifically included है. Gigs, concerts. Have you read this act? It seems. Oh my God. It मुझे says तो लग रहा है कि ये concerts. amendment because of that one big high profile case ये सारा कुछ reconsider किया गया. Could have been. Yeah. Studios, performance facilities, courts, Amazing. highways, sporting facilities, gymnasiums, and shall include any building, factory, open area. You were asking open area में मैं road पे खड़े होके. Stadium, हाँ बिल्कुल. That's also hospitals, but I mean obviously geographical area where this is important. Wherever where the activities of the organization or of an employer are carried out and includes any situation that is linked to work or activity outside the office. Wow. It's very very wide. This is so important to know और ये नहीं पता mostly लोगों को. अच्छा, अब मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ. वो ये हैं कि कानून तो आ गया जी, लेकिन अवेयरनेस नहीं है. एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज और मर्द हजरात, खवातीन हजरात एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए ये कानून सबसे पहली बात क्या बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन. आप बोलते रहेंगे तो हम करते रहेंगे. अच्छा में. हाँ. हर ऑर्गेनाइजेशन including mine, so you've seen this is a law office, this is a chamber, It's a law firm, बिल्कुल. there has to be, and जब आप बाहर जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने बाहर SOPs प्रिंट आउट करके लगाई हुई हैं. SOP as in code of conduct. Code of conduct, जो कानून में है. ऑफिस में माहौल होना चाहिए. ये रिक्वायरमेंट है. ये आप जरा इसको दो. Yes. It is mandatory. It is mandatory. Compulsory है कि हर ऑफिस, कंपनी, फर्म, वर्क प्लेस पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हो. वो क्या है कोड ऑफ कॉन्डक्ट? उससे पहले 2 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं. सबसे पहले कानून ये रिक्वायर करता है कि ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो कि मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, किसी एम्प्लॉयर ने खुद नहीं बनाना, कानून में ऑलरेडी अटैच्ड है, जिसमें हरासमेंट की डेफिनेशन मौजूद है, जिसमें यह मौजूद है कि अगर किसी को किसी किस्म की भी कंप्लेंट है तो उसने किस तरह से वो कंप्लेंट दाखिल करनी है. उसने बिल्कुल हरास्ड फील नहीं करना, उसके राइट्स क्या हैं, उसको कैसे प्रोसीड किया जाएगा, उसको कानून कैसे प्रोटेक्ट करता है. सो मच सो दैट आई विल टेल यू दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट प्रोवाइड्स ऑल्सो दिस कि जिस एम्प्लॉई या कॉलीग के खिलाफ या इवन एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो कानून कहता है कि आपको साथ नहीं बिठाया जाएगा. और अगर इंक्वायरी कमेटी ये फैसला करती है तो वो द अक्यूज्ड पर्सन को छुट्टी पे भी भेजा जा सकता है और उनको आपसे अलग करके सस्पेंड भी किया जा सकता है और आपके खिलाफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंप्लेंट कोई एक्शन नहीं होगा. A lot of times we feel that अगर मैंने कंप्लेंट कर दी तो शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, शायद मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए. बट नो, द लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट यू. ठीक है. सो ये एक चीज ये है कि हर एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है. अगर वो ये नहीं करेगा तो वो ऑलरेडी एज वी स्पीक गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. क्या जिम्मेदारी है? अगेन रिपीटिंग कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपनी वर्क प्लेस पे लेजिबल बड़ा बड़ा वाजे लगा दे ताकि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको पता उनके राइट्स क्या हैं. बिल्कुल. ठीक है. सो पहली जिम्मेदारी मैंने तो किसी ऑफिस में नहीं देखा है. आप मेरे ऑफिस में देखिए. आपके ऑफिस में देखूंगी. मैं सीरियसली आई कांट रिमेंबर कि मैंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहीं भी पढ़ा. सो दे आर वायलेटिंग इट. दिस इज आई बिलीव द डॉक्यूमेंट. यस, यू नीड टू पुट इट अप आफ्टर दिस. दिस इज द कोड ऑफ कॉन्डक्ट. मैं ये लेके पोस्ट जरूर करूंगी. ठीक है. कूल. अच्छा जी. दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कंप्लेंट हो या ना हो ऑलरेडी एक इंक्वायरी कमेटी 3 लोगों की होनी चाहिए और उन 3 लोगों में कानून में लिखा हुआ है कि एक खातून का शामिल होना जरूरी है. ये कौन बनाएगा इंक्वायरी कमेटी? और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी. और ये पहले से होगी. ये पहले जिस दिन से कानून आया है 2010 से. यस. इंक्वायरी कमिटी बिकॉज यू सी अगर इंक्वायरी कमिटी एनीवेयर देयर शुड बी मतलब अगर मेरी शूटिंग है फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह पे बुलबुले की शूट पे जाती हूँ. हम लाइक अ फैमिली 14 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं बट
इज इट मैंडेटरी कि वहां पे भी इंक्वायरी कमेटी एक होनी चाहिए देखने के लिए कि 25 लोग आ रहे हैं काम करने? बिल्कुल, आपने बताया 25 लोग काफी लोग हैं, हाँ। तो इंक्वायरी कमेटी बिल्कुल होनी चाहिए और उसमें एक खातून का होना जरूरी है। और जहां खातून अगर नहीं है तो कानून ये कहता है कि वो आप बाहर से कोई खातून लें ताकि वहां बैठी हो। देखें, ये फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय करें एक खातून को इंक्वायरी कमेटी, नॉट एम्प्लॉयड, बिकॉज कोई बाहर से भी आप ले सकते हैं, कोई आपके यू नो फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू सी दिस ऑल्दो इट परटेन्स टू होम बेस्ड वर्कर्स आल्सो, बट ये स्पेशली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं। यू सी देयर हैव बीन केसेस, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट पीटीवी, पीआईए, ओग्रा, हजारों लोग काम करते हैं। उनके लिए ये स्पेशली टारगेट करता है, बट दैट डजंट मीन ये छोटी एस्टेब्लिशमेंट्स वहां पे भी है, वहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है। सो हमने अभी थोड़ी देर में आपको दो बातें बताई हैं। एक ये कि इंक्वायरी कमेटी का होना जरूरी है। हर ऑफिस, हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी कमेटी बिठाए और उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट। नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें ये फील हो सकता है कि जनाब अगर आप किसी अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो शायद इंक्वायरी कमेटी आपको इंसाफ ना दे सके, ना करे, क्योंकि कई दफा अक्सर कॉलीग से ज्यादा इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की है। कई दफा ये होता है कि कॉलीग्स से ज्यादा आपके जो सीनियर्स होते हैं या आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके खिलाफ इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ ये हुआ है, माय एम्प्लॉयर। यस, सो वहां पे शायद विक्टिम को ये लगे कि जी इंक्वायरी कमेटी तो इन्फ्लुएंस्ड होगी। सो कानून ये राइट देता है कि डायरेक्टली आप ऑम्बुड्समैन को एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। Now, although it says ombudsman person, but you would know that lately a woman was chairing it, and she was very active, and she's done a. What was her name? I'm forgetting her name, but Kashmala Tariq. Yes. She was doing these cases, and she was pursuing it very vigorously, intensely. Yes, and a lot of people I saw that were filing appeals in the High Court just so as to get the cases away from her. But she did a good job. Yeah. And yes, so ये जो पॉइंट है कि अगर आपको फील होता है कि इंक्वायरी कमेटी बायस्ड है तो लॉ गिव्स यू एक कंकरेंट राइट. It's up to you. If you don't want to go to the inquiry committee, you can directly file a complaint before the ombudsman person, and they have the powers that a high court judge has. Once again, मैं remind करूँ जो लोग अभी tune in कर रहे हैं, we're talking about sexual harassment of women at any workplace. अभी हम ये बात कर रहे हैं. अच्छा, अब मैं आपको harassment की definition पढ़ के सुनाता हूँ. What is harassment? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो harassment की डेफिनेशन थी वो लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट पे, सेक्सुअल नेचर की, कोई किसी को फिजिकली हाथ लगा रहा है और and the person is feeling like, how would you describe it? Look, very interesting questions would come. For example, let's say if you send somebody obscene texts, somebody, आप उसको चलें obscene भी नहीं, आप सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेजेस किसी खातून को कर रहे हैं सुबह सुबह रोज, तो बहुत आते हैं गुड मॉर्निंग प्यार भरे, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं. क्या वो हरासमेंट है? अगर मैं इरिटेट हो रही हूँ तो हरासमेंट. देखिए वो डिपेंड करेगा. इट वुड बी चेन ऑफ इवेंट्स. देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 दफा सुबह के मैसेजेस आ रहे हैं और आप जाके कह दें कि मुझे मैसेज ना किया करें और उसके बावजूद आए तो दैट इज हरासमेंट. दैट्स हरासमेंट. अगर आपने मना किया है एंड इट्स परसिस्टेंट, इट्स हरासमेंट. देखें, हमें एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है कि इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको कई लोग कंसेंट. देखें, कई लोग शायद गलत लें. मैं आपको जरा एंड आई नेवर शाई अवे फ्रॉम डिस्कसिंग ऑन दीज सोशल इश्यूज बोल्डली बिकॉज वाइल्स्ट दिस एक्ट gives you protection, let's not misuse it. Of course. It is extremely important that we strike a balance. और वो भी देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा है कि अगर जहाँ पे गलत कंप्लेंट्स आती हैं और हम, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि यार मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं बट यू फाइंड देम स्वीट, यू नो, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. मुझे मतलब ठीक है, वो मेरा अगर कानून आपको ये इजाजत देता है तो लेट्स नॉट जस्ट बी वेरी क्विक इन सेइंग दैट मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस पे मैं कंप्लेंट फाइल कर देते हैं. ठीक है, उसमें क्या होगा? इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव.
लोग शायद ये करें कि यार ठीक है, खवातीन को हम नौकरी पे नहीं रख रहे बिकॉज कल को मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, सो हमें एज अ सोसाइटी भी ग्रो करना है। बिल्कुल ये देखें, एक खातून की ये जिम्मेदारी है कि आज अगर वो कोई कंप्लेंट कर रही है, क्योंकि कानून आया है टू गिव हर द राइट्स, उसको ये भी थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि एज अ सोसाइटी मुझे कब कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी बड़ी जरूरी है। डिबेटेबल शबीर, क्योंकि कब करनी चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए देखिए कंप्लेंट तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी प्रोवाइडेड है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, एंड दिस इज नॉट फॉर मी टू से कि आई वुड नेवर डिस्करेज कि कोई जेन्युइन कंप्लेंट सामने ना आए, बिल्कुल जरूर आए, उसी वक्त आए, एक सेकंड भी आप ना रोकें, लेकिन आपको थोड़ी तहम्मुल मजाजी जरूरी है। और in order to guard against such frivolous complaints, and I'm telling this to all the employers who feel कि जनाब इस कानून के आने के बाद हम खवातीन को नौकरी पे नहीं रखेंगे, उनके लिए ये है कि ऐसी बात नहीं है। कानून में लिखा हुआ है अगर फॉल्स कंप्लेंट होगी तो जो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सो to all those employers who are feeling कि नहीं जी अब ऐसा कानून आ गया, we will discourage employment, no, the law also protects you. So वो तो अगर ये कानून नहीं भी आता तो even otherwise पाकिस्तान penal code में assaulting a woman is punishable by 3 years like this. अच्छा, let's get back to the definition of harassment. जी, so harassment की जो definition है वो बड़ी interesting है, और इस तरह के सवालात आ सकते हैं कि जनाब किसी ने मुझे गलती से कोई पोर्न वीडियो भेज दिया, या कोनी मार के गुजर गया, लेट्स से किसी ने मुझे गलती से तो खैर कोई नहीं भेजता। देखिए अगर फॉरवर्ड मैसेज आ गया, फॉर एग्जांपल आपके किसी ग्रुप में दोस्तों ने कोई ऐसी वीडियो भेज दी जो नाजेबा वीडियो हो, और आपने, दोस्तों में चलता रहता है, आपने किसी खातून को या किसी कॉलीग को गलती से वो चली गई, नाउ क्वेश्चन वुड अराइज कि क्या दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट और नॉट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट गलती भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप मल्टीपल लोगों को एक चीज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और आप टक 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 करके आप अपने बॉयज को भेज रहे हो या अपने दोस्तों को भेज रहे हो और किसी गलत नाम पे हो जाए और आप नहीं देख पाए और जानबूझ के भी और नहीं डिलीट कर पाए, तो उस पे हाँ हो सकता है डिलीट कर सकते हैं लेकिन नहीं डिलीट कर पाए, फिर क्या होगा? तो सवाल ये है कि क्या कोई न्यूड वीडियो किसी को आपने अगर भेजी, इन इटसेल्फ क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट है या नहीं? इसका जवाब ये है कि देखिए किसी भी चीज को आप इंडिपेंडेंटली नहीं देखते, आपने सर्कमस्टांसेस को देखना है। अगर किसी को ऑलरेडी कॉज ऑफ कंप्लेंट है और किसी को पता है कि जी ये चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं, समटाइम्स इवन वन एक्ट may constitute sexual harassment there and then. And sometimes the chain of events such that अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज सुबह शाम आप कर रहे हैं तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट होगी, बिकॉज आप एक दफा नहीं कर रहे, आप सुबह शाम किसी को तंग कर रहे हैं, ठीक है? So it has to be seen. But that's not sexual, because good morning is not sexual. Look, that is harassment. Look, good morning, just good morning in itself, if you see one message or so many of them, they might not even be harassment, they might be अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? लेकिन आपने देखना है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो हरासमेंट, बट आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है ना कि अगर फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग के बाद आपको कोई मीठी नजरों से देख रहा है, बार बार स्टेयर करे जा रहा है, और उसके बाद हर वक्त आपको ऑफिस में कॉन्डक्ट ऐसा नजर आ रहा है, तो फिर cumulatively one may reach to a conclusion that well the intention was to harass someone. And what about staring? कोई आपको रोज स्टेयर कर रहे हैं और आप गुजर रहे हैं, you're feeling completely awkward, क्योंकि ये तो हर जगह होता है, और अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुड़ के जवाब आता है आंखें हैं देखेंगे तो सही। तो आप क्या जवाब देंगे? It is extremely rude and unfortunately इसको खत्म होना चाहिए बिल्कुल, and that would also amount to harassment. That's harassment. Ask yourself, do you feel harassed? Anything that's making you uncomfortable. If somebody is continuously staring at you. Yeah, of course. Who will like it? Sexual harassment, any kind of touch, words. Let's look at the definition. Let's see what the act says. Yeah. Harassment is of two kinds under the act. One is the sexual harassment, and the other
is gender-based discrimination. Bilkul. That is extremely wide. Yeah. So let us see first, and I'm sure you'll be picking at it. Harassment means any unwelcome sexual advance, request for sexual favors, stalking or cyber stalking. Cyber stalking. But even stalking or cyber stalking or स्टॉकिंग की मीनिंग जरा हम बता दें, किसी का पीछा करना, फॉलो करना किसी को कॉन्स्टेंटली. yes. So not just sexual advance, but stalking in itself or cyber stalking. आपका बॉस, आपका कॉलीग हर वक्त आपको पीछे पड़ा हुआ है, स्टॉक कर रहा है. तो वो तो हम तो दिन रात साइबर स्टॉक हो रहे होते हैं पब्लिक Or फिगर्स. yes, but this would pertain to your workplace. If Workplace, somebody is your okay. colleague, if somebody is your employee or employer at that point in time, you could also be harassed by your employee. I have a really important question here. Yeah, but you can. Is virtual workplace also considered as workplace? Obviously, we कि- just considered the definition. So wherever you कि feel. आप जूम पे काम कर रहे हैं, आप नहीं है फिजिकली एक स्पेस में, आप जूम मीटिंग्स हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हैं, उस जगह पे. Let me tell. Imagine we are live now, and if somebody starts sending you vulgar messages right here, वो तो बहुत आ रहे हैं. right आ रहे here, होंगे. yes, But we can't take action against them because you know that's we're something like, else. But whether it is harassment But or it is not, harassment. it is. it is harassment. And if somebody else, और ये मैं नहीं बोल रही, ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि अगर यहाँ पे मेरे मैसेजेस जो अभी लाइव आ रहे हैं इसमें कोई ऐसे अनकंफर्टेबल नेचर के मैसेजेस आ रहे हैं जिससे आई एम फीलिंग डिस्गस्टेड, जो बहुत सारे होते हैं यूजुअली, अभी मैं क्योंकि पढ़ नहीं पा रही, तो दैट इज हरासमेंट. so let us continue. Stalking or cyber stalking or other verbal, visual or written communication, or so even verbal or written communication, sending Gande jokes. texts of physical conduct of a sexual nature or sexually demeaning attitudes, including but not limited to any gestures or expressions conveying derogatory connotations, causing interference with work performance. Number one, all of this, if it doesn't cause interference with your work performance, might not be harassment. Yeah. You might be okay with it. Yeah. So, बिल्कुल, अगर आपकी रिलेशनशिप ऐसी आपके the operative part of the section is causing interference with work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work environment, or the attempt to punish the complainant for refusal to comply to such a request or is made a condition for employment. Wow. This is very important. आसान लफ्जों में किसी किस्म की भी verbal written हरकत जिससे आपकी परफॉर्मेंस एट वर्क खराब हो रही हो, या आप वो फेवर्स जो कि आपसे एक्सपेक्टेड हैं आपको फीलिंग आए कि अगर मैं इनकी किसी ये बात को मना करूंगी या ये नहीं पूरी करूंगी तो मेरे काम में रुकावट आएगी, मेरी देखिए एक मैं आज ये बात इसको देखते हुए मैं सोच रहा था ये बात कि कई ऐसे खवातीन या इवन मर्द बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरी यूटिलिटी यहाँ पे है ही इसलिए because I am to return, I am expected to return some favors. I feel so bad thinking about it, because you see those people are much more than this. उनको ये रियलाइज ही नहीं हो सकता कि उनकी पोटेंशियल क्या है. अगर वो किसी ऐसी वर्क प्लेस पे और काफी टाइम से अपने माइंड फ्रेम में वो ये फंस गए हैं कि यार मेरी यूटिलिटी यहाँ पे इसलिए है बिकॉज आई एम सो इम्पोर्टेंट टू द बॉस फॉर सम अदर रीजंस, उनके साथ कितनी ज्यादती है कि वो अपनी पोटेंशियल नहीं डिस्कवर कर पा रहे. बिकॉज उनको ये लगता होगा कि भाई अगर मैं ये फेवर्स रिटर्न नहीं करूंगा या आई विल नॉट बी अराउंड तो मुझे ये शायद प्रमोशन ना मिले, शायद मुझे जॉब से निकाल दिया जाए. भाई आई वेंट थ्रू दिस फॉर इयर्स शबीर, तो मुझे तो एक एक चीज जो आप बोल रहे हैं वो इट्स हिटिंग मी पर्सनली. दूसरी आयशा पॉइंट ये है जो कि है डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर. ये बहुत वाइड है,
इसका मतलब ये, इसका असल मकसद जब एक्ट आया था ना, तो एक्ट के सामने भी लिखा हुआ है कि हमने सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और हर एक शख्स का, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल सिटीजंस आर इक्वल and are entitled to equal protection of law. All citizens, all genders, Yes. and transgenders also. Yes. And therefore they are entitled to equal opportunities. उसको इंश्योर करने के लिए ये एक नई अमेंडमेंट आई है इसी कानून में, जो कहती है discrimination on basis of gender which may or may not be sexual in nature. Even that is harassment. बट विच में, उसको क्या करना चाहिए, किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो, विच में एम्बॉडी ए डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रेजुडिशियल माइंडसेट और नोशन रिजल्टिंग इन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगेंस्ट कंप्लेनेंट. अब आप इसको जरा एक्सप्लेन करें. इसको मैं आसान लफ्जों explain में ये एक्सप्लेन करता हूं कि हमने हरासमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की, जिसमें मैंने बताया कि दो किस्म की हरासमेंट होती हैं. एक सेक्सुअल हरासमेंट विच इन इटसेल्फ हमने पढ़ के सुनाई कि बहुत ही वाइड है, जरूरी नहीं है कि किसी को कोई हाथ लगाते हुए पकड़ा जाए. सेक्सुअल हरासमेंट की भी फिजिकल नेचर हो सकता है, वर्बल नेचर हो सकता है, विजुअल नेचर हो सकता है, रिटन नेचर हो सकता है. एब्सोल्युटली 4 नेचर्स हो सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट. परफेक्ट. एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी खातून को, और मर्द भी शामिल हो सकते हैं और ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, उनको ये लगे कि ऐसी किसी एनवायरनमेंट में उनके सेक्स की वजह से उनको करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा जस्ट बिकॉज वो खातून है. ठीक है. और हमने ये बात डिस्कस की थी कि कई दफा गैंग अप होके ब्रो कोड हो जाता है, और जिसमें हायर पोजीशंस पे एम्प्लॉयर्स ये कहते हैं कि भाई इस में खातून को ऊपर नहीं आना चाहिए बिकॉज सो दैट इज, उसके बच्चे हो जाने हैं, फिर वो गायब हो जाएगी, फिर उसकी मैटरनिटी लीव हो जाएगी. वैसे ये वो वैलिड अपनी तरफ से पॉइंट्स बताते हैं, बट इज दिस अ वैलिड पॉइंट? You see, this is a new amendment. 22 में ये अमेंडमेंट अभी आई है. इस पे अभी केसेस आने शुरू, क्योंकि ये आपने नोट करना है कि ये जो जेंडर बेस्ड हरासमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट की 2021 की जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज एक्सप्लेनिंग इट्स इनएबिलिटी दैट पुराना कानून सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट की हद तक लिमिटेड था. और वो भी सिर्फ एक ऑफिस एनवायरनमेंट में. और दैट्स व्हाट, यस. और अब ये इन्होंने कानून एक्सपैंड किया है, और आप, एंड वी आर नॉट टू लेट, थ्रू योर प्रोग्राम आई एम एड्रेसिंग टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉईज एंड पीपल लाइक अस, कि इस कानून के मुताबिक हमने ये, हमारी जिम्मेदारी है, अगर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी वर्क प्लेसेस पे गाइडलाइंस लगाएं, इंक्वायरी कमिटीज बिठाएं और इस कानून को फॉलो करें. जो एम्प्लॉईज हैं उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि उनके, जब भी आपको लगे कि आपकी आगे बढ़ने की दौड़ में किसी किस्म की भी रुकावट आई जा रही है जो कि आपके काम और मेरिट के बेस्ड पे नहीं है, यू आर अ विक्टिम. यू आर अ विक्टिम एंड यू हैव एवरी राइट कि आप कंप्लेन करें. एंड ये अमेंडमेंट इसलिए क्योंकि नई है, अभी 2022 में आई है, बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर रहे. वी डोंट सी इट हैंगिंग इन ऑफिसेज, बट स्टार्ट डूइंग इट इमीडिएटली. कल परसों आई एम गोइंग टू. अच्छा, ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, हाउ कैन पीपल एक्सेस इट? इट्स ऑन द इंटरनेट. जी, आप बिल्कुल ऑनलाइन गूगल करें, गूगल पे आप जाएं और इस कानून को लिखें, और जिसका मैं दोबारा से आपको बता देता हूं इसका टाइटल क्या है. इसके ऑल द वे आप पोस्ट कर दीजिए, और इसके ऑल द वे इन द एंड एक शेड्यूल कानून में अटैच्ड है, वहां है ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट. बट ये आप इस कानून को गूगल करें, इसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010. नाउ आयशा ने पॉइंट आउट किया कि वुमेन लिखा हुआ है, लेकिन कानून में तब्दीली आने से पहले भी इट वाज वाइडर. इट सेड दैट एनी पर्सन, एनीबॉडी, वुमेन, मेन, ट्रांसजेंडर्स अभी इंक्लूड हुए, अभी इंक्लूड है. अभी वो लिखा नहीं गया, अब इंक्लूड हो गए हैं. जी बिल्कुल. अमेजिंग, वाओ. अच्छा, टाइम क्या है? अभी 8:10 हो रहे हैं. आपके पास टाइम कम है ना? जी, I have to go somewhere. बहुत of course you're a very busy person. That's very kind of you. Thank you very much for discussing this social issue. This was an issue which is very close to my heart. It's very close to my heart too. Thank you. I would love to do this pro bono as well because this is social awareness, and अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा
I'm thanking you that you've taken out time to discuss this issue. No, thank you. And you can contact. मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें शब्बीर की contact details भी हैं. If you want to, how do you say, if you want to employ his services for anything, आप इनकी law firm आए. And he has associates as well who are handling many cases. मैं खुद अपना एक legal issue जो बहुत महीनों से मुझे trauma दे रहा था, वो इनके पास लेकर आई हूँ. And they are going to be fighting for my right, inshallah. Okay, ji. Thank you, ji. Thank you. And we'll see you again soon. Hopefully. Take Thank care. you. Okay, let's end this live.